और 15वें एपिसोड के महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो आपके सामने आएंगे। देखिए आज का पहला सवाल, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? ठीक है, पहली बात दोस्तों, आपके जो कुषाण वंश है ना, पूछूं आपसे इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर छापना कुचुल कुडफिसस जो है ये इसका फाउंडर था। ये भी खूब आता है एग्जाम में ना, कुडुल कुडफिसस छापना आपके ये इसका फाउंडर था ना। कभी सवाल पूछे आपसे कुषाण वंश है उसका फाउंडर कौन है, तो कुजुल कुडफिसस जो है उसका फाउंडर था। और दोस्तों इसी का एक महत्वपूर्ण शासक है आपके, उनका नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क है। और इनके दरबार में कौन था? इनके दरबार में अश्वघोष था। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अश्वघोष है ना, इन्होंने किसकी रचना की है? जो बुद्ध चरित्र है उसकी रचना की है। और ये अश्वघोष का नाम दोस्तों आपने कहीं और भी पढ़ा है क्या? अरे याद करो, जो चौथी बौद्ध संगति थी ना आपकी, जो चौथी बौद्ध संगति थी ये कहां पर हुई थी? ये आपके कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। याद है क्या आपको? कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष थे। शायद ये आपको याद होगा, तो यहीं से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय कौन था? कनिष्क था उस समय। कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है और अश्वघोष उन्हीं के दरबार में थे। ये संस्थापक छापना कुषाण वंश के कौन थे? कुजुड़ कुलफिसस थे। और अगर पूछूं आपसे, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, पैलेट कण किस कोशिकांग को कहते हैं आपके? मतलब पैलेट पार्टिकल जो है वो कौन सा कोशिकांग है, कौन सा सेल ऑर्गन है, इसको पैलेट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके साइटोलॉजी पूछू किसे बोलते हैं? आपके स्टडी ऑफ सेल जो है, जो कोशिका का जो अध्ययन होता है, इसे बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको बोलते हैं? कोशिका का जो अध्ययन होता है इसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कोशिका दोस्तों इसके अंदर सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट आपके जो सेल ऑर्गन है कौन सा है? वो छापना कौन सा? राइबोसोम। कौन सा है? वो राइबोसोम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे आपसे हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें स्मॉलेस्ट आपके सेल ऑर्गन कौन सा है? वो राइबोसोम है। और जो राइबोसोम दोस्तों होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। और दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे, राइबोसोम जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या बोलते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसी को पैलेट पार्टिकल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन कौन सा आपके? वो राइबोसोम ही है। ये 3-4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए, चीन से बाउंड्री बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? ठीक है, मैंने देखो याद करवाया था आपको, बांग्लादेश से बनाने वाले 5 स्टेट आपको याद करवाए थे। पश्चिम बंगाल, इसके अलावा मेघालय, असम, इसके अलावा आपके कौन सा है? इसके अलावा हो गया आपका मिजोरम, हो गया त्रिपुरा, हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने नेपाल वाले पढ़े थे। नेपाल में मैंने कहा था आपसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हो गया, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं किससे? आपके जो चीन देश आपके, इससे बाउंड्री पूछूं आपसे, इससे बाउंड्री बनाने वाले देश कौन से हैं? तो ये रसगुल्ला दोस्तों अपना भारत हो गया। सो ये भारत हो गया। यहां पर जो है ये आपके सामने, ये जो है आपके सामने भारत जो है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। और ये हमें पूरा बनाना पड़ेगा क्योंकि हम चीन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो ये भारत हो गया आपके सामने यहां पर। तो ये देखिए, अब देखते हैं यहां पर कौन कौन से देखना। तो पहली बात दोस्तों आपके चीन जो है, चीन की बाउंड्री यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। चीन की जो बाउंड्री है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी और इसकी बाउंड्री यहां तक रहने वाली है ना। चीन की बाउंड्री यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक इसकी बाउंड्री रहने वाली, ठीक है। यहां कौन दोस्तों आपके, यहां पर होता है अक्साई चीन। कौन सा होता है? अक्साई चीन होता है यहां पर। और आप जानते हो यहां पर कौन है? यह है LAC। क्या है ये? LAC है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये भी आप जानते हो ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर कौन दोस्तों आपके? यहां पर हमारा लद्दाख। कौन है? यहां पर हमारा लद्दाख हो गया। तो फर्स्ट तो लद्दाख हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर कौन हो गया? यहां हिमाचल प्रदेश हो गया ना। यहां कौन है? यहां पर रसगुल्ला उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड दोस्तों। यहां पर कौन है? यहां पर आपका नेपाल हो गया, ठीक है। यहां कौन? यहां
पर सिक्किम हो गया है, यहाँ कौन, यहाँ पर भूटान हो गया है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया है। तो सवाल पूछूं आपसे, इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हो गए, देखना आपके। तो इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, तो लद्दाख इससे बाउंड्री बनाएगा, कौन बनाएगा, तो लद्दाख इससे बाउंड्री बनाने वाला है। इसके अलावा कौन आपके, इसके अलावा छापना हिमाचल प्रदेश जो है वो इससे बाउंड्री बनाएगा, हिमाचल प्रदेश बनाएगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड है वो बाउंड्री बनाएगा। इसके अलावा सिक्किम जो है वो बाउंड्री बनाएगा, और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है ये बाउंड्री बनाएगा। तो ये बाउंड्री बनाने वाले, ठीक है। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर था यहाँ पर, है ना। अब जम्मू कश्मीर नहीं होकर कौन हो गया है, लद्दाख। उससे पूरा हिस्सा लद्दाख के हाथ में आ चुका है, तो ये लद्दाख हो चुका है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, और सर आप जानते हो यहाँ पर, सो यहाँ पर इस बाउंड्री क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहते हैं क्या इसको, यहाँ पर बोलते हैं इसको मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। लोकसभा में किसकी सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के मेंबर्स के लिए आपके रिजर्व होती हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों, आपके लोकसभा के अंदर आपके एससी के लिए और एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। एससी के लिए छापना 84 सीटें जो हैं वो रिजर्व होती हैं, और जो एसटी होता है उसके लिए 47 सीट रिजर्व होती हैं। एग्जाम में सवाल पूछता है, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो सवाल महत्वपूर्ण है। एससी के लिए 84 सीट है, और जो एसटी है हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके लिए कितनी है, 47 सीट आपको नोट करना है। अभी वर्तमान में 18वीं जो लोकसभा है इसका इलेक्शन जारी है। 7 चरणों में इलेक्शन होने वाला है, और 3 चरण पूरे हो चुके हैं। 19 तारीख को हो चुका है पहला, 26 तारीख को हो चुका है दूसरा, और 7 मई को तीसरा हो चुका है। 3 चरण आपके पूरे हो चुके हैं ना। आगे देखिए, रामसर कन्वेंशन कब हुआ, ठीक है। पहली बात दोस्तों, यह रामसर स्थान कहां पर है, ये रामसर स्थान जो है वो ईरान के अंदर है, ठीक है। ईरान में जो कैस्पियन सागर की जो बाउंड्री है ना, वहीं पर रामसर स्थान है, ठीक है। ये कन्वेंशन कब हुआ है, ये कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ है। कब हुआ है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर रामसर स्थान पर यह कन्वेंशन हुआ, ठीक है। क्यों हुआ दोस्तों, आपके जो वेटलैंड जो होते हैं जिनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं, इनके संरक्षण के लिए जो है, जिनको हम दलदली भूमि कहते हैं, इनके संरक्षण के लिए जो है रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि वर्तमान सो भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी, आपके चिल्का झील जो है वो भारत की पहली रामसर साइट है, जो कि ओडिशा के अंदर आप जानते हो खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे यहाँ पर वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में भारत के अंदर आपके 80 रामसर साइट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को होता है। चिल्का झील भारत की पहली है, वेटलैंड के संरक्षण के लिए होता है। अब आपको बताना है कि जो रामसर कन्वेंशन है ये कब लागू हुआ, बताओ मुझे, यह लागू कब होता है। सवाल आपसे ये भी पूछता है किस वर्ष के अंदर जो है रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई दोस्तों, है ना, याद कीजिएगा। आपके पूछूं आपसे, संविधान संशोधन जो प्रक्रिया आपके, ये हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 368 जो है इसके अंदर दोस्तों इसका उल्लेख है। और पूछूं आपसे कि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसकी पावर किसको दी है, इसकी पावर जो है किसको दी है, पार्लियामेंट। किसको दी है, जो पार्लियामेंट जो है उसको प्रदान की। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, रामसर कन्वेंशन जो है वो कब लागू किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो मैंने कहा दोस्तों आपसे, आर्टिकल नंबर 368 जो है उसके अंदर संविधान संशोधन की बात कही गई है, और हमारे संविधान के अंदर जो पार्लियामेंट जो है इसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया, जो आपकी शक्ति जो है वो उसके पास में, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, यह दोस्तों किस देश से लिया गया आपके, तो यह छापना हमने साउथ अफ्रीका देश जो है वो यहां से लिया है, ठीक है। तो हमने इस देश से क्या ग्रहण किया है, इस देश से इसको ग्रहण किया 1975 लिखना। कब आपके 1975 जो है ये लागू होता है, और 1982 में बेटा भारत मेंबर बनता है ना। 82 के अंदर तो जो है वो भारत इसका मेंबर बनता है, ठीक है। भारत जो है इसका मेंबर बनता है 82 के अंदर, पर ये लागू कब से होता है, 75 में लागू होता है। भारत जो है वो 82 में मेंबर बनता है ना। अफ्रीका से हमने छापना, हमने इसको ग्रहण किया है, ठीक है। अगर
पूछूं आपसे, डीपीएसपी हमने कहां से लिए बताओ? डीपीएसपी जो है ये हमने कहां से लिए, छाप के बताओ। इसके अलावा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये हमने कहां से लिया है बताओ, ये किस देश से लिया है हमने, ये भी आपको छापना है। इसके अलावा पूछूं आपसे, डीपीएसपी हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों ये हो गया आपके, इसके अलावा छापना। इसके अलावा अगर पूछ ले आपसे यहां पर जो है समवर्ती सूची जो है वो हमने किस देश से ली है, ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम वाला पूछता है आपसे ना। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसकी है? अरे याद करो, ट्रेन टू पाकिस्तान बात करूं मैं आपसे, यह उपन्यास किसका है? ये खुशवंत सिंह का उपन्यास, किसका है? खुशवंत जी का उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल यहां पर ये कि जो डीपीएसपी पूछूं आपसे, डीपीएसपी जो है ये कहां से लिया हमने? ये आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। हमारे संविधान का भाग 4 जो है वो डीपीएसपी के बारे में, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करूं मैं आपसे, ये किस देश से लिया दोस्तों? आपके राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हो कि केंद्र सरकार करती है, और यह बात हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की। कहां से? जो कनाडा जो है इसके संविधान से लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और समवर्ती सूची की बात करूं आपसे, ये हमने कहां से लिया है? जो ऑस्ट्रेलिया है हमने यहां से कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसको लिया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये हमारा आयरलैंड से है, ये कनाडा से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है, और ये वाली बात साउथ अफ्रीका से है, ये आपको नोट करना है ना। आगे देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। पहली बात दोस्तों, स्वराज पार्टी आप सभी जानते होंगे, ये एग्जाम में खूब पूछता है, इसके फाउंडर कौन है? सीआर दास जो है वो उसके फाउंडर थे। इनको बोलते हैं चित्तरंजन दास। क्या बोलते हैं? चित्तरंजन दास बोलते हैं। ये तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हो गए। कौन? ये तो इसके अध्यक्ष हो गए। और मोतीलाल नेहरू छापना, मोतीलाल नेहरू जो है आपके, ये इसके क्या हो गए? ये इसके महासचिव हो गए। तो दोनों के नाम नोट करना है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना होती है। इनका दोस्तों ऐसा मानना था कि सड़क के ऊपर आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप चाहते हो कि बदलाव आए तो आपको पार्लियामेंट के अंदर जो है जाकर के आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने ये बात कही थी इस पार्टी ने, ये भी आपको छापना है। और 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना होती, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना ना। आगे देखिए, अरावली की पूछूं आपसे, अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, अरावली की शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत जो है वो गुजरात से होती है। कहां से होती है? जो गुजरात जो है यहां शुरुआत इसकी होती है। फिर दोस्तों इसका अधिकांश हिस्सा जो है कहां पर? इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो राजस्थान के अंदर होता है। और फिर आप जानते हो दिल्ली जो है यहां पर जो रायसीना जो हिल्स है यहां पर जाकर के ये जो है वो समाप्त होती है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये अरावली आपको पर्वतमाला जो है यहां पर दोस्तों नजर आ रही है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं कहां पर है, तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और कहां पर है ये माउंट आबू राजस्थान के अंदर, सिरोही के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो माउंट आबू राजस्थान सिरोही के अंदर अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। ये सवाल का आंसर आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो कॉलेजियम प्रणाली है इसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था? अरे याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था, याद करो, आपके 99 आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद कीजिए। इसके तहत आपके एक एनजेएसी बनाया जाएगा। इसको बोलते हैं नेशनल, क्या बोलते हैं इसको? नेशनल जुडिशरी। क्या बोलते हैं? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या है, आपको याद है क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग था वो बनाया जाएगा, ये हमने कही थी आपसे। और इसके लिए दोस्तों अमेंडमेंट किया, मतलब इसके लिए हमने अमेंडमेंट किया और 99वां संविधान संशोधन दोस्तों कर दिया हमने, इसके लिए अमेंडमेंट कर दिया रसगुल्ला इसके लिए। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया ना। सुप्रीम कोर्ट जो है इसने क्या कर दिया? आपके इसको असंवैधानिक करार दे दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया ना। अगर कभी सवाल पूछे ना आपसे कि भारत के संविधान में, भारत के संवैधानिक इतिहास के अंदर जो हमने 106 हमने
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट लागू किए हैं, इसमें से कौन सा एकमात्र एक्ट है जो आपके असंवैधानिक करार किया गया, वो है 99वां संविधान संशोधन। ये इतिहास इसके नाम दर्ज हो गया, ठीक है, ये इतिहास इसके नाम दर्ज हो गया कि 106 में से 201 मात्र यही है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो 99 नंबर का है, ठीक है। आगे देखिए, हरित क्रांति शब्द पूछूं आपसे, इसके प्रतिपादक कौन? देखो, जो आपके हरित क्रांति जो वर्ड है ना, नोट करना, इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड। कौन है? विलियम गॉड भाई साहब जो है वो इसके प्रतिपादक थे। इस शब्द के आपको नोट करना है, ठीक है। पूछूं आपसे, इसके जनक कौन? आपके छापना, देखो इसके दो जनक है ना, एक तो पूरे विश्व के अंदर कौन है और एक भारत के अंदर कौन है। दो जनक आपके सामने आने वाले, ठीक है। भारत वाले का नाम तो आप जानते होंगे, MS स्वामीनाथन जो है, ये इनका नाम है। और ये नाम दोस्तों हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि अभी हाल ही में इनको भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो प्राप्त हो चुका है। भारत रत्न 24 जो है वो अभी हाल ही में इनको दिया गया, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया है ना। सवाल पूछूं आपसे, वर्ल्ड में कौन जनक इसका हो गया है? देखो, भारत के अंदर तो MS स्वामीनाथन साहब हो गए, ठीक है। विलियम गॉड साहब ने इसका नाम दिया, क्या करा है? विलियम गॉड साहब ने इसका नाम दिया है। अब आपको बताना है कि पूरे विश्व के अंदर जो है इसका जनक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग छापना, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है, नॉर्मन बोरलॉग जो है ये पूरे विश्व के अंदर जनक है, ये भी आपको छापना है। तो ये तीन नाम है, विलियम गॉड है, नॉर्मन बोरलॉग है, MS स्वामीनाथन है, तीनों नाम आपको यहां पर ध्यान रखने, ठीक है। और सिक्कों का अध्ययन पूछूं आपसे, सिक्कों का अध्ययन जो है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। पूछूं आपसे, जो कॉइन्स जो होते हैं इनकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये सवाल आया, वो सवाल है, न्यूमिस्मेटिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं ना। नोट कीजिएगा, सवाल पूछे आपसे कि न्यूमिस्मेटिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। किसने जैविक वर्गीकरण की द्यूनाम पद्धति की बात करूं मैं आपसे, द्यूनाम पद्धति जो है इसकी शुरुआत की तो आपके याद कीजिए, मैंने कहा था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, याद करो, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है आपके, वो कौन है छापना? जिन्होंने द्यूनाम पद्धति शुरू की थी आपके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कौन है? कैरोलस लीनियस जो है ये इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिएगा, पूछूं आपसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, या फिर जो द्यूनाम पद्धति जो होती है इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? वो है कैरोलस लीनियस। ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछूं आपसे, याद कीजिए मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैंने कहा था कि जो आपके पंच जगह जो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको देने वाले कौन थे? अरे नाम आपको याद आ रहा है क्या? याद कीजिए, व्हिटकर साहब। किसने? आपके जो व्हिटकर साहब थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें 5 किंगडम थे, 5 जगत थे इसके अंदर। और 5 जगत कौन कौन से थे? याद कीजिए, मोनेरा था एक, तो मोनेरा हो गया, एक प्रोटिस्टा हो गया, कौन सा? प्रोटिस्टा हो गया है, एक आपका कवक या फंगस हो चुका है, एक हमारा प्लांट हो चुका है, पादप हो चुका है, और एक हमारा एनिमल हो चुका है। तो ये 5 हमारे क्या थे? 5 जो है वो 5 किंगडम थे, देने वाले व्हिटकर थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये पांचों के नाम नोट कर लेना ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंगस, प्लांट और एनिमल, ये 5 आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अनुबंध सिविल सर्विस के लिए अर्हता क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे आपके? अरे याद करो, सिविल सर्विस पूछूं आपसे, सिविल सर्विस जो है, देखो पहली बात दोस्तों कि भारत में इसका जनक कौन है? वो है झंडूबाम कॉर्नवालिस। कौन है? झंडूबाम कॉर्नवालिस जो है वो भारत के अंदर जनक हो गया, ठीक है। तो झंडूबाम कॉर्नवालिस भारत के अंदर सिविल सर्विस के जनक है, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे यहां पर जो है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे सिविल सर्विस में जाने वाले, इनका नाम नोट कीजिए, कौन थे आपके? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो पहले इंडियन थे। इनका नाम भी शायद आप जानते होंगे, ये फर्स्ट इंडियन है। कौन है? ये फर्स्ट इंडियन है, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। सिविल सर्विस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन आपके सामने, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि किस अधिनियम, बताओ, आप बताओगे किस एक्ट के द्वारा, क्या किस चार्टर एक्ट के द्वारा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा बताना, किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है,
के द्वारा सिविल सर्विस के अंदर ओपन कंपटीशन जो है इसकी बात कही गई, ठीक है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता जो है इसकी बात कही गई थी, आपको बताना है। और इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा छापना कि जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए कौन सा कमीशन बना, ठीक है। इसके निर्माण के लिए कौन सा कमीशन बना है, ये दो सवाल मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए, आपके भरोसे छोड़ दिए, है ना। देखिए पहला सवाल आपके सामने ये आ चुका है यहाँ पर कि ओपन कंपटीशन की बात जो है किस चार्टर एक्ट में कही गई, आपके याद कीजिए 1853 जो एक्ट था इसके अंदर कहा गया था, इसके अंदर कहा गया कि भाई सिविल सर्विस के लिए क्या होना चाहिए, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन होना चाहिए। ये किस एक्ट में कहा गया, 1853 का चार्टर। ये दोस्तों अंतिम चार्टर एक्ट था। चार्टर का मतलब जो कंपनी ने एक्ट पारित किया होता है उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, ठीक है। जो कंपनी पारित करती है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वो चार्टर एक्ट थे, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे यहां पर, तो ये आपके करेक्ट आंसर हो गया ना। पूछूं आपसे लोक सेवा जो आयोग है, बताना मुझे जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, इसकी स्थापना अरे याद करो 1919 का जो एक्ट है उसके तहत आपके एक कमीशन बनाया गया था, उसका नाम था ली आयोग। कौन सा था, ली आयोग था। और इसी की सिफारिश पर 1926 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। और आप में से कौन बताएगा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, बताओ मुझे। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा जो आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको छापना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित थे, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे, आप जानते हो। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, कितनी आपके 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं, वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। और उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 395 थे और कितने भागों के अंदर, 22 भाग के अंदर डिवाइड थे। तो इसका आंसर आपका 22 होगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल मैंने आपसे यहां पर ये पूछा है कि भाई साहब एक बात बताओ मुझे कि जो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे पब्लिक सर्विस कमीशन के वो कौन थे, रोज बर्कर। कौन थे, रोज बर्कर साहब जो है वो इसके पहले हेड थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, श्रीमंत शंकर देव किस क्लासिकल डांस के जनक है, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, हमारे भारत के अंदर कुल कितने आपके भारत के अंदर हमारे 8 क्लासिकल डांस है, ये तो आप जानते होंगे। सबसे पुराना कौन सा है, जो भरतनाट्यम डांस है, सबसे पुराना डांस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सादी डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम सादी रट्टम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे, सबसे पुराना भरतनाट्यम हो गया है, तमिलनाडु का डांस है, आप जानते हो। और मैंने कहा आपसे इसी को हम सादिर अट्टम कहते हैं। साउथ के अंदर अट्टम और नाट्यम वर्ड का अर्थ क्या होता है, डांस होता है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि वर्तमान कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम क्लासिकल डांस हमारा कौन सा हो गया है, वो सत्रिया डांस हो चुका है, नवीनतम क्लासिकल डांस, ठीक है। कहां का डांस है ये, असम स्टेट का डांस है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो असम का क्लासिकल डांस जो है ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। और इस डांस को शुरू करने वाले कौन थे, वो थे श्रीमंत शंकर देव जो है वो शुरू करने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए ये है कि जो सत्रिय डांस है इसको कब भारत के अंदर क्लासिकल डांस माना गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। कुल दोस्तों 8 डांस हमारे पास में क्लासिकल डांस है ना। आगे देखिए, पहले एशियाई गेम्स का मेजबान कौन, ठीक है। जो पहला एशियन गेम्स है उसका होस्ट कौन था, तो जो पहला एशियन गेम्स हुआ था यह 1951 के अंदर हुआ था। और इसका जो होस्ट था वो कौन था, न्यू दिल्ली जो है वो इसका होस्ट है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पहला एशियन गेम्स का होस्ट कौन है, नई दिल्ली दोस्तों इसका होस्ट हो गया है 2000 ईस्वी के अंदर। वेरी गुड, छापना 2000 ईस्वी के अंदर जो है ये भारत का क्लासिकल डांस बनता है, जो कि भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है, ठीक है। मैंने आपसे कहा 1951 पूछूं आपसे, सो नई दिल्ली जो है यहाँ पर एशियन गेम्स का होस्ट भारत था। और पूछूं आपसे दोस्तों अभी 2023 में होस्ट कौन है, 2023 में इसका होस्ट जो है वो होंगझाऊ चाइना, छापना चीन जो है वो इसका होस्ट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। एक सवाल और पूछूं क्या आपके
है। एशियन गेम्स का पहला शुभंकर कौन था बताओ, एशियन गेम्स का पहला शुभंकर कौन था, ये आपको छापना है, ठीक है। एशियन गेम्स का पहला मैस्कॉट कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। लाइकेन किसका सहजीवन दोस्तों होता है, अरे याद करो लाइकेन जो है वो किसका सिम्बायोटिक रिलेशन होने वाला है। लाइकेन मैंने कहा था आपसे कवक और शैवाल, याद करो फंगस और आपके जो एल्गी होता है, फंगस और जो एल्गी होगा छापना, कवक और शैवाल जो होने वाला है, फंगस और जो एल्गी होगा, इन दोनों का सहजीवन कौन होने वाला है, इन दोनों का सहजीवन जो है वो लाइकेन होने वाला है, ठीक है। तो कवक और शैवाल का सहजीवन कौन होगा, वो लाइकेन दोस्तों होने वाला है। अप्पू हाथी लिख लो, अगर पूछूं आपसे एशियन गेम्स का पहला शुभंकर कौन था, ये दोस्तों अप्पू हाथी था। और क्या आपको याद है क्या कि ये किस वर्ष के अंदर ये आपके ये शुभंकर तय किया गया था, आपके किस वर्ष में पहली बार एशियन गेम्स ने मैस्कोट को अपनाया था, वो वर्ष और छाप दो 1982 का, 1982 के अंदर। और कमाल की दोस्तों बात ये कि इस समय भी एशियन गेम्स भारत के अंदर ही हो रहे थे ना, इस समय भी कौन होस्ट था, भारत ही होस्ट था। तो भारत 2 बार इसका होस्ट रहा है, ठीक है, भारत 2 बार इसका होस्ट रहा है। एक तो 1951 का होस्ट भारत था और एक 82 के अंदर होस्ट भारत था, ठीक है। इस होस्ट के अंदर खास विशेषता ये थी कि इसमें पहली बार मैस्कोट शामिल किया गया था, और वो मैस्कोट कहां पर, आपके अप्पू हाथी मैस्कोट था, ये आपको छापना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कवक और लाइकेन जो है, इस कवक और शैवाल का सहजीवन कौन होता है, सो लाइकेन होता है। और बताओ मुझे लाइकेन जो है वो किस प्रकार का पादप है, ये आपको छापना है, ठीक है। लाइकेन जो है वो किस टाइप का प्लांट है, ये आपको बताना है। सो और अगर कहीं पर एयर पोल्यूशन हो, क्या कहीं पर दोस्तों एयर पोल्यूशन हो तो वहां पर लाइकेन नहीं होगा, ठीक है। कहीं पर अगर वायु प्रदूषण हो तो वहां पर लाइकेन नहीं होगा। इसलिए लाइकेन को एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइकेन को एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर बोलते हैं, ये आपको नोट करना है। सवाल मैंने पूछा आपसे लाइकेन जो है वो किस टाइप का प्लांट होता है, और नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन हमारा थैलोफाइटा होता है। क्या होता है, लाइकेन जो है हमारा वो थैलोफाइटा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो लाइकेन होता है ना, जो लाइकेन जो होता है, ये लाइकेन हमारा कैसा होता है, थैलोफाइटा होता है। नोट कर, थैलोफाइटा कौन से पादप होते हैं, जो केवल किसमें, जो केवल जल के अंदर रहते हैं, केवल जल में रहते हैं, वो थैलोफाइटा दोस्तों होते हैं। और जिनमें आपके फूल और बीज नहीं होता है, ठीक है, जिनमें फूल और बीज नहीं होता है उन्हें बोलते हैं थैलोफाइटा। ये सबसे पहले वाले पादप है ना, प्रारंभिक पादप होते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें कोई रूट नहीं, कोई स्टेम नहीं, कोई फूल नहीं, कोई बीज नहीं, आपके कोई जाइलम नहीं, कोई फ्लोएम नहीं, ठीक है। अकबरनामा के लेखक पूछो कौन आपके, अरे याद को सो, अकबरनामा पूछे आपसे कौन लेखक, आपके अबुल फजल जो है वो इसके लेखक थे अकबरनामा के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का लीडरशिप करने वाला कौन दोस्तों आपके, अरे बक्सर का युद्ध जानते हो क्या आप लोग रसगुल्ला, ये कब दोस्तों हुआ था आपके, ये हुआ था याद कीजिए 1764, कब हुआ था, 1764 के अंदर बक्सर का वॉर आपके हुआ था, ठीक है। और इस वॉर के अंदर आपके बंगाल का नवाब दोस्तों, इसके अलावा अवध जो है यहाँ के राजा आपके, इसके अलावा और जो मुगल जो है आपके, ये तीनों दोस्तों, ये तीनों एक तरफ थे ना, ये तीनों एक तरफ थे, और इनके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खड़ी थी, और इसकी ओर से हेक्टर मुनरो जो है वो लीडर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों एक तरफ समझ लो आप, भारत के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, बंगाल का नवाब, अवध और मुगल सम्राट, तीनों एक तरफ थे, और इनके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी जो हेक्टर मुनरो है, ये आपके इनके सामने खड़े थे। और दोस्तों देखिए कमाल की बात कि इसमें जो है, जो हेक्टर मुनरो साहब है, ये इसमें विजेता बनते हैं, और ये तीनों इसमें हारते हैं। क्या है, ये तीनों दोस्तों इनकी हार होती है इसके अंदर। और इसके बाद जो है 1 साल बाद जो है छापना 65 के अंदर जो है एक संधि होती है, इसका नाम है इलाहाबाद की संधि। कौन सी, इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि को करने के लिए कौन आते हैं, संधि करने के लिए क्लाइव आते हैं, ठीक है। युद्ध लड़ने के लिए कौन, हेक्टर मुनरो, सुनना, युद्ध लड़ने के लिए हेक्टर मुनरो, ठीक है। और संधि करने के लिए कौन आएगा, क्लाइव साहब जो है संधि करने आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महान झील क्षेत्र में कौन सी झील शामिल है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जो ग्रेट लेक एरिया है इसको बोलते हैं महान
महान झील क्षेत्र क्या बोलते हैं, महान झील क्षेत्र बोलते हैं, ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं। ये पहली बात दोस्तों कहां पर है, ये आपके अमेरिका और कनाडा जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर आप जानते हो, ठीक है। इसकी सीमा के ऊपर कौन है, इसकी सीमा के ऊपर 5 झील होती हैं, आप जानते हो सो। और 5 झील का नाम क्या है, अरे याद करो, सुपर मिशन है ई आंटी, क्या है, सुपर मिशन है ई आंटी, है ना, सुपर मिशन है ई आंटी, ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 हमारी झील हो गई है ना, जिसमें सुपर का मतलब क्या हो गया है, सुपीरियर हो गया है, क्या हो गया है, सुपीरियर हो गया दोस्तों आपके। मिशन का मतलब क्या हो गया, मिशिगन हो गया है, कौन हो गया, मिशिगन हो गया है का मतलब पूछूं आपसे, इसका मतलब छापना आपके ये ह्यूरोन हो गया है, ठीक है, ये ह्यूरोन हो गया है। ई का मतलब आपके एरी हो गया है, और आंटी का मतलब ओंटेरियो हो गया है ना, ओंटेरियो हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि ये याद इसलिए बोल रहा हूं करने की आपको ऐसे, क्योंकि एक क्रम आपके सामने यहां पर डिसाइड हो जाएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 आपके सामने जो है, ये 5 आपके सामने झील जो है आपके सामने दिखाई दे रही है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो, ये 5 झील आपको यहां पर दिखाई दे रही है ना। सवाल पूछूं आपसे कि विश्व की, पूछे आपसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील, बस विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील। कौन सी है, ये वाली जो झील आपके, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप दिल भी नहीं बेचते रसगुल्ला ना, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके सामने, फिर भी आपका दिल नहीं आता कमेंट बॉक्स के अंदर भाई साहब, मतलब मैंने कलेजा निकाल के धर रखा है आपको इस सीरीज के अंदर, आपका दिल चाहिए बस मुझे, है ना। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर झील होती है। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि शिकागो शहर जो है, कौन सा, शिकागो शहर जो है वो किस झील के ऊपर है, लिखना, शिकागो शहर जो है वो मिशिगन झील के ऊपर है। किसके ऊपर, शिकागो शहर किसके ऊपर है, मिशिगन झील के ऊपर शिकागो शहर है। और एक सवाल दोस्तों और नोट कर लो, अगर पूछो आपसे, बताओ कौन बताएगा, सू नहर जो है, बताओ सू नहर जो है वो किन 2 झीलों को जोड़ता है, ठीक है। सू नहर जो है वो कौन सी 2 झील है जिन्हें कनेक्ट करता है सू नहर, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, दांडेकर रथ फॉर्मूला का संबंध हो सकता किस क्षेत्र से आपके, ये गरीबी, कौन, गरीबी जो आपके, गरीबी छापना, पॉवर्टी जो है, संबंधित दांडेकर रथ फॉर्मूला जो है संबंधित इससे आपको नोट करना है, ठीक है। तो पॉवर्टी, गरीबी संबंधित कौन सा है, दांडेकर रथ फॉर्मूला है, ये आपको नोट करना है। सवाल मैंने पूछा आपसे, सू नहर जो है वो कौन सी 2 झील को जोड़ता है, सो नोट करना, सू नहर जो है ये सुपीरियर को ह्यूरोन, लिखना, सुपीरियर को ह्यूरोन जो है इससे जोड़ता है, ठीक है। सुपीरियर को जो ह्यूरोन जो है इससे जोड़ने वाली झील कौन सी है, वो आपके सू नहर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ओड्स जो है, आत्मकथा पूछूं आपसे, लिखिए आपके छापना, अरे एस अगेंस्ट ओड्स पूछूं आपसे, किसकी आत्मकथा है, ये सानिया मिर्जा, किसकी है, सानिया मिर्जा जो है इसकी आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी आपके, कुल दोस्तों संविधान सभा में आपके 15 आपके महिला शामिल थी, इसमें से एकमात्र महिला कौन सी है, बेगम आजाद रसूल, कौन सी है, बेगम आजाद रसूल जो है ये एकमात्र आपके मुस्लिम महिला शामिल है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कुल 15 महिलाएं शामिल थी, उसमें से कौन आपके एकमात्र है, बेगम आजाद रसूल छापना, ये एकमात्र महिला मुस्लिम शामिल है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। रऊफ कूद हिकात पूछूं आपसे, कहां के लोक डांस है, ठीक है, अरे याद करो, रऊफ कूद हिकात जो है कहां के फोक डांस है, जम्मू कश्मीर, यहां के फोक डांस कौन से हैं, रऊफ है, कूद है, हिकात है, ये जम्मू कश्मीर जो है यहां के फोक डांस है, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, छापना, पहले भारतीय कौन थे, तो 1954 के अंदर 3 व्यक्तियों को यह अवार्ड प्राप्त होता है। पहला नाम लिखिए आपके सीवी रमन को प्राप्त होता है, इसके अलावा किसको, इसके अलावा आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्राप्त होता है, और इसके अलावा जो सी राजगोपालाचारी जो हैं इनको प्राप्त होता है। 3 को एक ही
वर्ष में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीन को एक ही वर्ष में मिलता है 1954 के अंदर, और इसी साल शुरुआत इसकी होती है, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। इसमें कोई भी इनामी राशि नहीं होती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इनामी राशि नहीं है, इन तीन को पहली बार प्राप्त हुआ था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट सवाल देखिएगा, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो योजना आयोग के पूछूं आपसे, 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना होती है, और इसके पहले इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड तो खुद प्रधानमंत्री थे, आप जानते हो, और जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं वो इसके हेड थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। सवाल मैंने उपाध्यक्ष पूछा है आपसे यहाँ पर कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा छापना, ये इसके पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो इसके पहले उपाध्यक्ष थे। सवाल में यहाँ पर उपाध्यक्ष कर लो, क्या यहाँ पर उपाध्यक्ष कर लो आप, तो पहले उपाध्यक्ष कौन हो गए, गुलजारी लाल नंदा साहब पहले इसके उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। और पूछूं आपसे, इसके अंतिम कौन थे, लिखना, इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है वो इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। 2015 में इसके स्थान पे कौन आ चुका है, नीति आयोग आ चुका है, ये तो आप जानती होंगे, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछूं आपसे, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको, MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। इसी को दोस्तों एंटा एसिड बोलते हैं ना। अगर आपके पेट में, अगर आपको पेट में क्या हो चुकी है, अगर पेट में कब्जी हो चुकी है आपको, तो उसके स्थान पर इसका काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया छापना, इसको एंटा एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए